एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आज के अपडेट्स के बारे में बात करेंगे कि मनी बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में आज क्या अपडेट हुआ है। ऑल्दो आज छुट्टी थी तो बहुत ज़्यादा अपडेट्स तो नहीं होंगे, बट जो भी अपडेट्स थे वो सारा मैं कंपाइल करके आपके लिए ले आया हूँ। तो एक एक करके सबके ऊपर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये नई सीरीज़ पसंद आएगी। इसको शेयर भी करें प्लीज़ अदर स्टूडेंट्स के साथ, उनको भी इससे काफ़ी हेल्प मिल सकती है। मैं अपने सारे नोट्स को इंक्लूडिंग दिस वन, जो ये वाले नोट्स मैं बनाता हूँ, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो अपडेट आया है वो आया है कि एमपीसी कह रहा है कि अभी तो उसने कोई नहीं किया, राइट। आपने कल कल की मेरी रिपोर्ट देखी हो, कल जो मैंने अपडेट्स अपलोड किए थे वहाँ मैंने बताया था कि आरबीआई ने अभी तो कोई कट नहीं किया, लेकिन वो दिसंबर में प्लान कर रहे हैं कि कट करेंगे। ठीक है, और वो क्या बुरी न्यूज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर एमपीसी कमेटी को लेकर, एमपीसी कमेटी ये कह रही है कि वो दिसंबर में डेफिनेटली प्लान करेंगे, कुछ ना कुछ पॉलिसी रेट कट होगा। क्यों होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रोथ का जो स्लो डाउन हो रहा है उसको बूस्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो न्यूट्रल स्टैंड से तो बात नहीं बनेगी, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। रिपोर्ट बाय आईसीआईसीआई बैंक नोट्स द शिफ्ट ऑफ एमपीसी पॉलिसी लैंग्वेज मोर टुवर्ड्स अ डॉविश स्टैंस एंड विद सम मेंबर्स फेवरिंग ऑन द एकोमोडेटिव। अब कहने का मतलब ये है कि अभी तो कहीं ना कहीं आपने एक एकोमोडेटिंग अप्रोच के साथ आप चल रहे हो, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक की एक रिपोर्ट कह रही है कि इस स्टैंड से बात नहीं बनने वाली है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कम से कम 25 बेसिस पॉइंट्स तक का कट पॉसिबल है। जब हमारा दिसंबर का एमपीसी मीटिंग होगी तो वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है, राइट। बट ये अभी पॉसिबिलिटी है, अब देखते हैं इस पर आरबीआई क्या एक्शन लेता है। ये तो एक रिपोर्ट बता रही है, बट लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। काफ़ी टाइम से हम न्यूट्रल स्टैंस में चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है दैट इज रिलेटेड टू पेंशन फंड्स, और उसके बारे में बात करते हैं। तो पेंशन फंड्स प्रेज द न्यू मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क फॉर द नेशनल पेंशन सिस्टम, कॉलिंग इट अ गेम चेंजर। अब कहीं ना कहीं पेंशन अभी जो रिसेंटली हमारा जो मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क आया है एमएसएफ, उसको उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है। उन्होंने कहा ये गेम चेंजर हो सकता है। क्यों ये गेम चेंजर हो सकता है? बिकॉज इसके बेसिस पे या इसकी वजह से आप मल्टीपल आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है और उससे आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के यूनिक स्कीम्स बना सकते हो, राइट। इंडस्ट्रियल see these reforms as a major steps towards expanding the retirement savings and custom consumer choice in India। अब इसमें दो चीज़ों को लेकर के बहुत बात हो रही है। जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया है, ठीक है। और उन्होंने, और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, एमएसएफ के बारे में नहीं पता, तो प्लीज़ एमएसएफ कमेंट करना यार। मैं एमएसएफ के ऊपर भी एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो आपके लिए बना दूंगा जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि स्कीम फ्रेमवर्क है क्या। अब यहाँ पर अगर आप बात करो तो यहाँ पर वो इंडस्ट्री लीडर्स को भी ये पसंद आया है, क्योंकि उनका कहना है कि इसके बेसिस पे आप रिटायरमेंट की जो हमारी सेविंग्स होती हैं उसको एक्सपैंड करने में कस्टमर के पास चॉइस काफ़ी बढ़ जाएगा। द फ्रेमवर्क लॉन्च्ड बाय द पीएफआरडीए इज एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथन द ओवरऑल पेंशन सेक्टर। तो और वो बस इसको बेसिकली लाया इसलिए गया है क्योंकि कहीं ना कहीं पेंशन सेक्टर को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एनपीएस के खासकर जो जो लोग सब्सक्राइबर हैं उनको कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा वैल्यू मिल पाए। मूविंग ऑन, जो अगला हमारा नया जो अपडेट है उसको लेकर अब यहाँ पर एक अच्छी अपडेट ये आ रही है कि आरबीआई जो रिजर्व बैंक है उन्होंने वो ईसीबी फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। और ईसीबी फ्रेमवर्क बेसिकली किस पर्पस के लिए होता है? तो वो इसलिए होता है क्योंकि जितनी भी इंडियन कंपनीज है जो ओवरसीज बोरोइंग करती है उसको लेकर के जो गाइडलाइंस होती है उसके ऊपर दोबारा से मतलब काम कर रहा है, और आरबीआई उसको कहीं ना कहीं ईजी करना चाहता है, थोड़ा सा प्रोसेस को ईजी करना चाहता है, राइट। The planned changes include expanding the list of eligible borrowers and lenders, rationalizing borrowing। अब इसमें क्या क्या चीज़ें ईजी की जा सकती हैं? तो पहले तो एक लिस्ट बनाई जाएगी एलिजिबल बोरोवर्स और लेंडर्स को लेकर। दूसरी चीज़ यहाँ पे की जाएगी कि जो बोरोइंग लिमिट है या जो मेच्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस हैं, या इन चीज़ों को रैशनलाइज किया जाएगा। प्लस कोशिश की जाएगी कि किसी कॉस्टिंग को भी थोड़ा ईजी किया जाए, ठीक है। तो एक अच्छा मूव है, कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। एक न्यू फ्रेमवर्क विल ऑल्सो रिव्यू द रिस्ट्रिक्शंस ऑन हाउ बोरोड फंड्स कैन बी यूज्ड। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि अब यहाँ पे इसको इंक्लूड किया जाएगा कि जो भी बोरो आप कर रहे हो उस फंड्स को आप कैसे यूज करोगे, उसको भी लेकर के उसको भी रिव्यू करेगी कहीं ना कहीं आरबीआई। अच्छा मूव है, लेट्स सी। ये आज का एक काफ़ी बड़ा इंटरनेशनल न्यूज़ है और मेरे हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि हुआ क्या है। तो सेंट्रल बैंक्स ऑफ यूनाइटेड यूएई एंड द टर्की हैज एग्रीड फॉर अ बायलैटरल करेंसी स्वैप ऑफ $4.9 बिलियन।
तो एक बड़ा मूव आ रहा है। यूएई और टर्की ने मिलकर के एक बायलैटरल करेंसी स्वैप का एग्रीमेंट साइन करने का प्लान किया है, जो ऑलमोस्ट लाइक 4.9 बिलियन डॉलर्स का है। ठीक है, और इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे कहीं ना कहीं आपकी जो लोकल करेंसी लिक्विडिटी है, ठीक है, वो और ज़्यादा बढ़ेगी। और ये ऑलरेडी अब देखो तो अब हर जगह शुरू हो रहा है, राइट। कल के अपडेट में मैंने बताया किस तरह से आरबीआई भूटान, नेपाल, श्रीलंका इनके साथ काम करना चाह रही है। उसी तरह से जितने भी ये यूएई, टर्की, ये भी आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। इससे कहीं न कहीं यूएसडी पर हमारी जो डिपेंडेंसी होगी वो कम होगी। द डील इज़ एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट फाइनेंशियल मार्केट्स इन बोथ द कंट्रीज़। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, तो फाइनेंशियल मार्केट्स को सपोर्ट मिलेगा ऑब्वियसली, और काफ़ी ईज़िली मतलब लोग जो ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए सेटलमेंट काफ़ी ईज़ी हो जाएगी। एडिशनल एग्रीमेंट्स वर साइन टू प्रमोट द यूज ऑफ लोकल करेंसी इन द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। प्लस इसके अलावा कुछ और एग्रीमेंट्स भी साइन किए गए जिससे कि वो अपने लोकल करेंसी को प्रमोट कर सकें क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स में। इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर क्या आएगा, तो इंडिया के ऊपर ये आएगा कि इंडिया को भी इंस्पायर हो सकता है इससे, और भी रीजनल डील्स इंडिया भी साइन कर सकता है, जिससे कि जो क्रॉस करेंसी जो यूसेज है वो और ज़्यादा बढ़े और क्रॉस बॉर्डर बिजनेस भी और ज़्यादा बढ़े, राइट। बट एक बड़ा मूव है, और मेरे को लगता है कि यूएस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए अब सभी कंट्रीज कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आरबीआई का एक सर्वे आया है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के ऊपर, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आरबीआई सर्वे ये शो कर रहा है कि बोथ अर्बन एंड रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन इंडिया इंप्रूव हुआ है सितंबर 2025 में, जो कि कहीं ना कहीं ऑप्टिमिज्म दिखाता है। और वो होना पॉसिबल भी लग रहा था, क्योंकि जीएसटी के जिस तरह के रिफॉर्म्स हम लेकर आए, ठीक है, उससे काफ़ी कहीं ना कहीं जो फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं जो आपका इकोनॉमिक कंडीशन होता है वो बेटर होता है। लोग थोड़ा जा कर के मार्केट में हमारा जो इकोनॉमिक आउटलुक है वो थोड़ा ऑप्टिमिज्म आती है मार्केट में कहीं ना कहीं, राइट। हाउसहोल्ड रिपोर्टेड अ बेटर परसेप्शन ऑफ इनकम एंड द जनरल इकोनॉमिक आउटलुक एक्सपेक्टिंग द इंप्रूव जॉब प्रोस्पेक्ट्स इन द अपकमिंग ईयर। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो 2025 था वो थोड़ा सा उतना अच्छा तो नहीं था, राइट। कहीं ना कहीं बहुत सारे ग्लोबल क्राइसिस नजर आए इस साल में, तो बट हाउस होल्ड्स को ऐसा एक्सपेक्टेड है एज पर दिस रिपोर्ट कि अगले साल इससे थोड़ा बेटर होगा और थोड़ा बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट्स भी निकल कर आएंगे। Despite external uncertainties, the positive trend in settlements indicate increase। जो मुद्दे की बात यह है कि भाई जो पॉजिटिव ट्रेंड और सेंटिमेंट्स इस टाइम पे दिख रहा है उसके उससे कहीं ना कहीं ये दिखता है कि कंज्यूमर विलिंग है स्पेंड करने के लिए, जिससे इकोनॉमी को अच्छा खासा बूस्ट मिल जाएगा। अगला जो आ रहा है बड़ा अपडेट, दैट इज़ फ्रॉम द इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक ने बेसिकली मिनिमम बैंक बैलेंस के जो चार्जेस थे उसको खासकर सेविंग अकाउंट्स पे उसको उन्होंने वेव ऑफ कर दिया है, जिससे काफ़ी सारे कस्टमर को इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा। उन्होंने ये जो वेव ऑफ किया है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए भी एक्सटेंड किया है, स्मॉल अकाउंट होल्डर्स के लिए भी किया है, और पेंशनर्स के लिए किया है, तो अच्छा मूव है। सेबी ने एक यूपीआई पेमेंट सिक्योरिटी को लॉन्च किया है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सेबी ने यूपीआई से जो मैंडेट्स जो बेसिकली होते हैं उसको लेकर एसबीआई चेक का फीचर, सेबी चेक का फीचर एक इंट्रोड्यूस किया है, जो पेमेंट सेफ्टी को और बेटर करेगा। तो जितने भी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होंगे और म्यूचुअल फंड्स होल्डर होंगे उनको एट द रेट यूज़ करके अपना हैंडल यूज़ करना पड़ेगा, जिससे किसी ताकि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो सेबी को पता चल सके कि उसको कौन कर रहा है, एंड देन फाइनली उससे फ्रॉड प्रोटेक्शन में या प्रिवेंशन में भी हमें हेल्प मिलेगी। अब ये तो सारी मनी एंड बैंकिंग को लेकर हो गई। इंश्योरेंस से भी कुछ अपडेट्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आ गया हमारा जीएसटी रिमूव्ड ऑन द लाइफ इंश्योरेंस। अब ये एक अच्छी चीज़ है कि जो लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी है उनको एक बहुत ही ज़्यादा सर्ज मिला है, प्रीमियम इनफ्लोज हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रीमियम लोगों ने पे किए हैं, क्योंकि जीएसटी स्क्रैप हो गया था तो लोगों को लगा यार जीएसटी नहीं पड़ेगा, फटाफट अपने प्रीमियम्स भर दो। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एलआईसी को फ़ायदा हुआ इससे, बहुत सारे लोगों ने अपना प्रीमियम टाइम से भर दिया, और बिफोर टाइम भी भर दिया इनफैक्ट, तो इससे कहीं ना कहीं बूस्ट ऑफ डिमांड दिखती है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे आ रही है दैट इज रिलेटेड टू न्यू इंडिया एश्योरेंस टैक्स डिमांड। द टैक्स अथॉरिटीज हैव ऑर्डर्ड न्यू इंडिया एश्योरेंस, द लार्जेस्ट जनरल इंश्योरेंस, टू पे ऑलमोस्ट 23.79 बिलियन इन एलिज्ड पास ड्यूज। अब यहाँ पर जो उनके बेसिकली उनको टैक्स अथॉरिटीज़ ने कहा है कि भाई जो तुम्हारा पुराना ड्यू है ऑलमोस्ट लाइक 23.79 बिलियन, वो आपको पे करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो स्क्रूटनी के रडार में चल रहा है। इसके अलावा ईएसआईसी सब्सक्राइबर ग्रोथ में भी काफ़ी काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने कम से कम 2 मिलियन से भी ज़्यादा नए मेंबर्स को ऐड किया, और जो जुलाई के कंपैरेटिवली अब ऑलमोस्ट लाइक 31,000 और स्टैब्लिशमेंट इसमें ऐड ऑन हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस के लिए एक अच्छी खबर दिख रही है, अच्छा एक्सपेंशन दिख रहा है इस वाले सेक्टर में। इनपुट क्रेडिट इम्पैक्ट द एजेंट कमीशन, ये वाली को मैंने कल भी समझाया था आपको कि इनपुट क्रेडिट क्या होता है। मैं इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो भी आपको बना दूंगा, इनपुट क्रेडिट कैसे काम करता है। तो बेसिकली हुआ ये था कि भाई जितनी भी कंपनीज थी उन्होंने जो इनपुट क्रेडिट था वो एजेंट्स के ऊपर पास कर दिया था। तो कहीं ना कहीं अब वो सारा जो है वो एजेंट्स को अपने जेब से भरना पड़ेगा। तो उनकी इनकम काफ़ी इम्पैक्ट होगी, राइट। ये मैंने कल भी आपको बताया था इसके ऊपर। और जो फाइनल अपडेट हमारा आ रहा है दैट इज़ फ्रॉम आईआरडीए। तो आईआरडीए ने बेसिकली इंश्योरर्स को डायरेक्ट किया है कि आप
QIS 2 जो कि हमारा क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट स्टडीज़ है, आप उसकी तरफ उसको कंप्लीट करें बाय अक्टूबर 15 तक, ताकि इंश्योरेंस सेक्टर को सारा इन्फॉर्मेशन मिल सके, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पता चल सके और इससे कभी ना कभी ओवरऑल जो गोल है वो यही है कि रिस्क बेस्ड कैपिटल रिजीम को हम थोड़ा और बेटर कर सकें। तो उनको कंप्लीट करने को कहा है अक्टूबर 15 तक। सो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मैंने आज का जो भी था, ऑल्दो आज की छुट्टी थी तो उतना ज़्यादा अपडेट्स नहीं थे, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड शेयर विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। और इसके नोट्स भी मैं पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम में, तो वहाँ से आप ले सकते हो। थैंक यू।